नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 20th एनुअल डे आज एक प्रकार से यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व की माइनॉरिटी दिवस भी मनाया जा रहा है। और इस बीच में इस कमीशन को भी 20 साल पूरा हुए हैं। इस समारोह में उपस्थित भारत के जाने माने हस्ती आदरणीय श्री इकबाल सिंह लालपुरा, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा जी, डॉक्टर इमान उमेर अहमद इलियास जी, उपाध्याय मुनिवर श्री रविंद्र मुनि जी, आर्क बिशप रफ़ी मंजलाय जी, बौद्ध भिक्षु डॉक्टर वीक्यू धम्मपाल महातेरो जी तथा NCMEI के सदस्य डॉक्टर शहीद अख्तार जी और संगठन के अधिकारी मनोज कुमार केजरीवाल जी, अन्य महानुभावगण, पत्रकार साथीगण, अब सभी आमंत्रित सज्जन वृंद, मैं आप सभी का आभारी हूं। आपने आपकी इस वार्षिक समारोह में हमें शामिल करने का अवसर दिया, सम्मिलित होने का अवसर दिया। और इस समय में हम लोग मिल रहे हैं जब हमारी देश की संविधान की एडॉप्शन की 75 साल पूरे हो रहे हैं। 1949 नवंबर 26 में संविधान की वर्तमान प्रारूप को ग्रहण किया गया था और अगले 26 जनवरी से उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण कालखंड में देश की सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है, नीति नियामक हमारी भारत की संविधान है। उस संविधान के तहत भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सम्मान की जिंदगी जीने की जो अधिकार है उसको स्वीकृत करने के लिए, उसको एक मूर्ति रूप देने के लिए इस संस्था की जन्म हुआ था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी इस नाम से इसको मान्यता दिया गया कि शिक्षा के माध्यम से समानता लाने की एक प्रयास संविधान सम्मत किया गया। संविधान में कई प्रावधान किया गया, अधिकारों के बारे में, दायित्व के बारे में और भूमिका के बारे में। उसकी एक अनुभव हमारी पिछले आज़ादी के उपरांत, विशेष करके संविधान क्रियान्वयन के उपरांत पिछले लगभग 80 साल की एक पोस्ट इंडिपेंडेंट, जस्ट प्री इंडिपेंडेंट एरा से लेके अभी तक का एक अनुभव है। मित्रों, पिछले 10.5 साल से लगातार तीसरी बार देश की प्रजातंत्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दायित्व दिया है, निर्वाचित करके दायित्व दिया है। और आप लोगों की सदिच्छा और समर्थन के कारण ये संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मंत्र रहा है जिसके कारण आज देश में एक नई विश्वास जन्मी है, सबका साथ सबका विकास।
समानता के बारे में, अधिकार के बारे में, संविधान हो या देश की सभ्यता की परंपरा से अनेक मिसाल है। एक नेतृत्व, एक दीर्घ दृष्टि रखने वाला नेतृत्व बीच बीच में उसको परिभाषित करते हैं। ये तब सार्थक होती है जब उस कही हुई बात जमीन पे दिखती है। पिछले 10 साल में, अभी तो 10.5 साल हो गया, इस कालखंड में जो काम आज जमीन पे दिख रहा है, जब हम कहते हैं हमारी सरकार सबके लिए उत्तरदायी है, सबको साथ लेके चलने वाला है, सबका विकास की हमारी प्राथमिकता है, इसमें भारत की जो सामाजिक और सहज वर्गीकरण है, जाति के आधार पे हो, भूगोल के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, ये सब के ऊपर एक अम्ब्रेला बनती है। सब आम सभी लोग एक छत के नीचे हमारी विकास हो। इसलिए इस सामूहिक प्रयास के कारण भारत पिछले 10 साल में आज विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनी है। हमारी मानव सूचक, मानव विकास के सूचक कई मायने में आज विश्व में एक आदर्श की स्थिति तक पहुंची है। अगर पिछले 10 साल में गरीबों को घर दिया गया, उसमें ना धर्म दिखा गया, ना जाति दिखा गया। अगर आज खाद्य सुरक्षा में आबादी के एक बड़ी हिस्से को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, हमारी कल्याणकारी सरकार ना कोई भेदभाव करती है जाति, धर्म, भाषा के आधार पे, भूगोल के आधार पे। अगर हमारे देश में महिलाओं की बैंक खाता खुलते हैं तो ये कोई जाति, धर्म के आधार पे नहीं खुलते हैं, अर्थनैतिक आवश्यकता के हिसाब से खुलते हैं। मैं अनेक इस प्रकार के उदाहरण दे पाऊंगा। मेरे को सौभाग्य मिला, देश में 5 लाख महिलाओं की जिंदगी चली जाती थी घरेलू धुआं के कारण, प्रदूषण के कारण। मेरे को अवसर मिला प्रधानमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण कमिटमेंट को देश में पूरा करने के लिए, विशेष करके माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, सरकार की तिजोरी के खर्चे से मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने की दायित्व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमने क्रियान्वयन किया। अगर मैं जिम्मेवारी के साथ कहूं, थोड़ा बहुत उसकी स्टैटिस्टिक्स मेरे को मालूम है, इसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी कोई हुए तो देश की माइनॉरिटी की महिला उसकी लाभार्थी हुए। आज घर मिलता है तो माइनॉरिटी की महिलाओं को जब से ज़्यादा, बिजली मिलती है तो महिलाओं को ज़्यादा फायदा होता है, माइनॉरिटी को ज़्यादा फायदा होता है। मित्रों, इसी की सही क्रियान्वयन जब हम करते हैं सबका साथ, तब इस प्रकार की स्थिति निकलती है। आज हम कई प्रकार की प्रश्न के अंदर खड़े हैं। समाज में एक प्रजातांत्रिक समाज होने के कारण सबकी मत रखने का अपना अपना अधिकार है। मित्रों, मेरे उस अधिकार में किसी को असम्मान नहीं करना है। मेरे को सरकार की वो मंशा भी नहीं है। हमारी दायित्व ज्यादा है ऐसा हम मानते हैं। विकास हमारी प्राथमिकता है, गरीब की जिंदगी को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। अगर 21वीं सदी में भारत को मैं समीक्षा करूं, प्रधानमंत्री जी की वो 4 बात हमको ध्यान में आती है। आज के समाज में 4 प्रकार की वर्ग है। वर्ग है गरीब, वर्ग है महिला, वर्ग है युवा, वर्ग है किसान। अगर इन 4 वर्गों की समाधान हम करते हैं तो समाज में एक संतुलन विकास होता है, उसमें सभी प्रकार की लोगों की कल्याण होती है, कोई भेदभाव पैदा नहीं होती। हमने विनम्रता से कोशिश किया है ये काम करने के लिए। भाई और बहनों, मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं और इस कमीशन की नाम भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नाते। और हम अभी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में लागू कर रहे हैं। मैं आप सभी से उसको सफल क्रियान्वयन के लिए सहयोग अपेक्षा करता हूं। विशेष करके देश की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो सब क्रियान्वयन कर ही रहे हैं, मैं उसमें आश्वस्त हूं। लेकिन मित्रों, समय की आवश्यकता है इसकी तेजी बढ़ाने के लिए। उसको शीघ्र क्रियान्वयन करेंगे तो हमारी न केवल हमारी देश की फायदा होगा, दुनिया की फायदा होगा। हम आज दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी के, दुनिया के गरीब देशों के लिए आशा की प्रतीक बन चुके हैं। और मैं मित्रों पेट्रोलियम विभाग के मंत्री रहा, मेरे को एक सौभाग्य मिला, अवसर मिला विश्व की माइनॉरिटी डोमिनेटेड देशों में जाने के लिए। हमारे देश में जो माइनॉरिटी है, खाड़ी के देशों में वो मेजॉरिटी है। मैं और स्पष्टता से कहूँ, मुस्लिम नेशंस के अंदर घूमने का, उनकी अर्थनीति को समझने का और उनकी नेतृत्व से मिलने का मेरे को अवसर मिला। शाहिद जी ने सही फरमाया, देश में भले ही कुछ लोगों की मन में कुछ पूर्वाग्रह रहा होगा, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, भारत विश्व में मनुष्यों के लिए रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है। उसमें माइनॉरिटी भी आते हैं, मैं उसको आश्वस्त करना चाहता हूं। अभी उससे आगे जाने के लिए हमारे पास माध्यम शिक्षा ही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार की परिकल्पना किया गया है, इंक्लूसिवनेस के बारे में कहा गया है, इक्विटी के बारे में कहा गया है, जब तक देश की एक विशेष तबके की उस 2 पैरामीटर्स पे हम लोग समानता नहीं लाते हैं, इंक्लूसिवनेस के बारे में और इक्विटी के बारे में, मैं मानता हूं भारत सरकार की ओर से सबसे 2 बड़ा गारंटी है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। आप भी समावेशी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वभारतीय हो, जिसकी वैश्विक दृष्टिकोण रहे और गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटेटिव शिक्षा, इक्विटेबल शिक्षा, बिना भेदभाव की शिक्षा सभी को मिले, सभी स्तर पे मिले। इसके लिए हम जो संगठन सब काम कर रहे हैं, विशेष करके उसकी जर्मिनेशन, उसकी विचार कणिका शुरू होने की स्थान है शिक्षा अनुष्ठान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसमें आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। विकसित भारत हमारी लक्ष्य है। मैं आपकी आज की शुभ अवसर पे, वर्ल्ड माइनॉरिटी डे के अवसर पे और भारत में इस कमीशन की 20 साल पूर्ति के अवसर पे मैं सरकार की ओर से अगर कुछ अपेक्षा रखूं, अगर कुछ निवेदन आपको करूं, मैं ऐसा करना चाहूँगा कि आप सभी की दायित्व बनता, हम सभी की दायित्व बनता है, लेटर एंड स्पिरिट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी सामने जो चुनौती है उसी में से ही उसकी समाधान है। आज हमने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को एक रूप दिया है। विश्वकर्मा योजना भारत सरकार ने कल्पना की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कल्पना आज जन आंदोलन की रूप ले रहा है। सभी राज्यों की सरकारें 1 नेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अगर मैं मानता हूं उसमें से सबसे कोई ज़्यादा लाभार्थी होंगे देश की विभिन्न जिलाओं में रहने वाले हुनर युक्त माइनॉरिटी ही होंगे। कोई कपड़ा सी रहा है, कोई हैंडलूम बना रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, कोई सॉफ्ट स्किल से धनी व्यक्ति है। अगर मैं नुहू जाता हूं, नुहू में जो लोकगीत की जो परंपरा है, अगर उस हुनर को मैं एकेडमिक क्रेडिट के साथ कन्वर्ट करता हूं, शायद मेरे दृष्टि से सबका साथ सबके विकास की दायित्व उसी में से मेरे को निकलता है। आज इस आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को हम सभी की दायित्व है, विशेष करके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की दायित्व है क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करना। आप मदरसा चलाते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें से, लेकिन क्या मदरसा में NCRF लागू नहीं होनी चाहिए? क्या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के तहत वहाँ, हाँ शब्द अलग हो सकते हैं,
उदाहरण अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत सभी स्कूलों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए? सभी शिक्षा प्रणाली में, सभी विचार प्रवाह में जो विशेषता है एथिक्स के, वैल्यूज के, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। ये केवल उस समुदाय के लिए लाभार्थी नहीं होना चाहिए, समग्र देश के लिए लाभार्थी होनी चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन करना ये एक प्राथमिकता है। हमें शिक्षा को क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन बेस में एक करना पड़ेगा। प्रसंग बदल सकता है, उदाहरण बदल सकता है, पढ़ाने की तरीका बदल सकता है, लेकिन हमें देश को अगर एक विकसित देश करना है तो हमारी क्वालिटी और उसके लिए उसके उपरांत जो स्टैंडर्ड हम बना रहे हैं, NSQF बना रहा है, AICTE कुछ स्टैंडर्ड बना रहा है, UGC कुछ स्टैंडर्ड बना रहा है, हम सभी को, आदरणीय फैजान मुस्तफा साहब यहीं उपस्थित है, आज हम लोग लीगल एजुकेशन में भारतीय भाषा को महत्व देते हैं। आप कल्पना करिए, अगर पंजाब की एक जिले से, आज की सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, हाई कोर्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है, क्या अगर हम भारत सरकार आग्रह किया है, मैं आभार प्रकट करूंगा सुप्रीम कोर्ट की नेतृत्व के पास, जस्टिस बोबड़े जब थे तब नीतिगत फैसला हुआ है भारत में धीरे धीरे इंडियन लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज होगा। थोड़ा कल्पना करिए, पंजाब की कोई जिले से लालपुरा जी कोई सिख बंधु पंजाबी भाषा में सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करेगा, उसको टेक्नोलॉजी यूज करते हुए चीफ जस्टिस महोदय इंग्लिश में सुनेंगे। ये संभव है आज के दिनों में। ये आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने जा रहा है। अगर उर्दू में उत्तर प्रदेश की कोई जिले से महाराष्ट्र की कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई वकील खड़ा होके उर्दू में आर्गुमेंट करता है, वहां की जस्टिस अगर उसको मराठी में समझते हैं, ये दिन दूर नहीं है। तो समझिए, हमें अगर स्टैंडर्डाइज करना है मेडिकल एजुकेशन को, लीगल एजुकेशन को, प्रोफेशनल एजुकेशन को भारतीय परंपरा और भाषा में लाना है, तब मेरे मन में बहुत प्रसन्न हुई थी जब मैं कभी रामपुर गया था। रामपुर में मेरे को कहा गया संस्कृति विभाग की ओर से एक लाइब्रेरी है जहां उर्दू में महाभारत और रामायण की कॉपियां हैं। यह हमारी भारत की संस्कृति है। अगर हम अकबर बीरबल की कहानी भारत में कोई स्कूली बच्चा है वो नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है। हमारी जो पूंजी है, हमें अगर एक स्टैंडर्ड और एक क्वालिटी में लेके आएंगे तब ये जाके पूरा कर पाएंगे। मैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आइसोलेशन में नहीं, कंसोलिडेशन में आपकी रुचि रहनी चाहिए। आप कर ही रहे हो, इसकी गति बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, दुनिया बदल रही है। 2015 में एक रिपोर्ट आई जिसमें टेक्नोलॉजी के कारण, इनोवेशन के कारण तब जितने काम थे, जॉब थे, हुनर था, उसमें लगभग 25% बदल गया। 1915 में जितने जॉब थे उसमें 25 से 28% बदल गया टेक्नोलॉजी के कारण। आने वाले 4-5 साल में, यानी 2030 आते आते दुनिया में जितने जॉब होंगे आधे बदल जाएंगे, नए जॉब आएंगे। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। पहले पेट्रोल डीजल से चलने वाले कार्स होते थे, गाड़ियां होते थे। 2030 आते आते 50% गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। उसके लिए जो मैकेनिक हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज़्यादा है। हम सभी शहर के जो उस्मान उस्ताद है ना, उसके सामने उस शहर के सारे लोग जाके लाइन लगाते हैं। उसकी चॉइस से वो गाड़ी रिपेयरिंग करता है। उसको नया हुनर में जोड़ना पड़ेगा। आईसी इंजन से उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैकेनिक्स बनानी पड़ेगी। 21st सेंचुरी स्किल सेट को हमें अडॉप्ट करना है। आपकी बिना मदद के ये नहीं हो सकता है। दुनिया में एआई तेजी से बढ़ रहा है।
मशीन लर्निंग तेजी से बढ़ रहा है, इनोवेशन की नया डिसरप्शन आ रहा है। उस हिसाब से अगर हम खुद को 21st सेंचुरी स्किल अलाइन करेंगे, तब जाके प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है डिग्री जितना महत्वपूर्ण है, हुनर उससे कई गुना ज्यादा महत्व है। हमें आपकी मदद चाहिए। मित्रों, आज दुनिया में भारत की एक नई ऊंचाई बन चुकी है डिजिटल वर्ल्ड में। इंडिया स्टेक के बारे में आज दुनिया चर्चा कर रही है। भारत में अगर आज दुनिया में अगर आज 100 रुपया की डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें से 46% आज भारत में हो रहा है। भारत में ठेला वाला, खुमचा वाला भी आजकल यूपीआई के माध्यम से फोन पे अपना कारोबार कर रहा है। इसके अर्थ हमारी स्ट्रीट वेंडर भी बड़े बड़े टेक्नोक्रेट से समान हो चुके हैं। इसके कारण देश में जो पारदर्शिता आई है, जो अकाउंटेबिलिटी आई है, दुनिया उसको समीक्षा कर रहा है। अच्छे देश, G20 की समिट हुई, या अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री आके भारत के कोई शहर में अपने डिजिटल माध्यम से लेन देन कर रहे हैं, ये भारत की नई दुनिया की परिचय है। मित्रों, उसमें भी हमारी सर्व समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, उसमें आपकी सहयोग चाहिए। मैं अंत में एक बात निवेदन करके मेरे वक्तव्य समाप्त करूंगा। हमारी नियति में, भारत की नियति में विश्व को नेतृत्व देना तय है। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं 21वीं सदी में भारत ज्ञान आधारित अर्थनीति की, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज समाज, आज सोसाइटी, जो आज हमारे सामने लक्ष्य है, अगर विकसित भारत होगा, ये कोई वर्ग के लिए नहीं होगा, कोई धर्म के लिए नहीं होगा, कोई विशेष भूगोल के लिए नहीं होगा। भारत की 6 लाख गांवों में उसकी प्रतिफलन होगा। भारत में सभी धार्मिक विश्वास रखने वालों के अंदर इसके लाना पड़ेगा। भारत की सभी भाषाओं को कहने वालों के अंदर उस भाव को जगाना पड़ेगा। भारत की सभी सामाजिक वर्ग के अंदर उस भावना को लाना पड़ेगा, तो तब जाके भारत विकसित हो पाएगा। हम चाहें या ना चाहें, हमारे नियति में इतना बड़ा लक्ष्य ईश्वर की कृपा पे तय है। अगर समाज उस ढंग से खुद को तैयार करेगा, तब हम उस बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर पाएंगे, एक ग्लोबल ऑर्डर बना पाएंगे। विश्व में एक नया आइडियाज की चर्चा हो रही है, और मेरा विश्वास है भारत की बहुरंगी सभ्यता और समाज, इंद्रधनुषी समाज विश्व के लिए एक समाधान की रास्ता निकालेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सही तरीके से कहा, भारत आने वाले दिनों में विश्व बंधु के रूप में खड़ा होने वाला है। आप सभी का उसमें से सहभागिता, नेतृत्व और सुविचारित मत की आवश्यकता है। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं आज के इस महत्वपूर्ण दिन में दिल्ली में एकत्रित होने के लिए। आपकी मिशन सफल हो, सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।